Welcome to Sarvam Talks. We have with us Mr. Tejas Joshi. He is a social engineer. Looks good to know, na? Let's understand. He works under the domain of space element. Yes, we are talking about space elements, which have got various, I can say, as departments. And I'll try to ask him, why space elements? What area do you work under space element? Because you have 4-5 domains under space elements, like an umbrella. Yes. So what is it about? स्पेस एलिमेंट्स नाम में ही उसका जवाब है. अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्स के 5 तत्व है. जैसे हम बोलना चाहते हैं कि पानी, अग्नि, वायु, धरती और स्पेस इटसेल्फ इज जगह. ठीक है. तो हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी तत्व है उनको बैलेंस होना जरूरी है. तभी हम अच्छे से जी पाएंगे इस धरती पे. तो हमारा बेसिक काम है कि हम पानी को कैसे बैलेंस करें. ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और कम पानी भी नहीं होना चाहिए. तो ये हमारा एक प्रयत्न है कि हर एक एलिमेंट को कैसे हम बैलेंस करें, और इसी थीम के ऊपर स्पेस एलिमेंट्स की रचना हुई थी. स्पेस एलिमेंट्स जो मैं समझ रही हूँ, वो आपने बोला कि पानी को कैसे बैलेंस करें, इज अ साइंस which delves into geology, which delves into hydrology. Exactly. So, who is your beneficiary, I can say, within your work domain, and why you have chosen these beneficiaries? Okay. ये काफी एक रसप्रद क्वेश्चन है आपका. इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो भी इस धरती पे है, जो भी जीव जंतु, जो भी लाइवली नेचर है, उन सबके लिए हम काम करते हैं. अगर बहुत बड़ा घर है, छोटी सी सोसाइटी है, या फिर एक झोपड़ा है, सबको पानी चाहिए पीने के लिए. तो जहाँ जहाँ पर इंसान है, लोग हैं, वहां पर हम जाते हैं और पानी हम उनको प्रदान करते हैं कि भी कैसे पानी को बचाया जाए. और ये हमने ये सोचा कि आज अगर मेरा जो अनुभव है उसका मैं अगर एक इंसान के लिए कि अगर मैं मेरी एनर्जी, टाइम वगैरह में व्यतीत करता हूँ, तो उतना ही टाइम अगर मैं मास के साथ अगर व्यतीत करूंगा तो काफी लोगों को हमारा अनुभव का फायदा हो सकता है. इसीलिए हमने ये पर्टिकुलर डोमेन हमने सोचा कि इस पे काम करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे पानी वो हमारी जीवन की जरूरत है और पानी होना जरूरी है. तो हम इसके लिए काम करना. तेजस जी, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूंगी कि आप और थोड़ी डिटेल में बताएं कि आप पानी के साथ क्या करते हैं. आप कभी कोई बिल्डर आपके पास आता है, कभी कोई लैंड खरीदने वाला आता है, कोई डेवलपर आता है, या कभी कोई गवर्नमेंट आता है, तो वो आपके पास क्यों आता है? Why people should come to you? Because you don't not provide water, you provide a different kind of solution. Exactly. तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम जानते हैं कि जो भारत है वो डेटा स्केयर कंट्री है. यहाँ पर आपको जो भी डेटा, ऑथेंटिकेटेड डेटा मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता. अभी आप समझिए, भारत सरकार ने बहुत सारे सैटेलाइट्स हवा में उड़ाया है. अमेरिका है, यूरोप है. तो हम ये सब सैटेलाइट से उसका उपयोग करके एक रियल टाइम डेटा हम डाउनलोड करते हैं, जो एक तस्वीर की एक फॉर्मेट में हम आपको दिखाते हैं. अगर आपका 50 एकड़ की जमीन है या 5000 एकड़ की जमीन है, वो जमीन पे पानी कैसे बहता है, क्या वो जमीन के ऊपर नेचुरल कोई स्ट्रीम है, ऐसा तो नहीं है. तो वो नेचुरल स्ट्रीम जा रही है और उसके ऊपर गलती से किसी ने घर बना दिया, तो आप समझिए क्या होगा. फ्लड आएगा तो वो घर चला जाएगा. तो ये सब तकलीफें ना हो, प्लस साथ साथ में वो जमीन में सलिनिटी है कि नहीं, वो जमीन के अंदर सॉइल मॉइस्चर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सब जो बातें हैं वो एक डेवलपमेंट शुरू होने से पहले जानना जरूरी है. तो डेवलपर हो, सरकार हो, या फिर कोई भी जो जिनको अपनी जमीन पे डेवलपमेंट करना है, वो हमारे पास आते हैं, जिससे हम उनको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सके. क्योंकि डेटा जो है वो हमको सही दिशा दिखाता है. अगर हम सही डेटा का यूज करते हैं. I know future is all about data. Exactly. And the purpose of sending such kind of satellites or investing in satellites is to get the real time data along with what was in the past and what is going to happen in the future. Exactly. So what I believe is your forte is collecting the data, right data, but it's interpretation. Exactly. We collect, we analyze, interpret, और वो जो इंटरप्रिटेशन है वो आर्किटेक्ट्स की लैंग्वेज में करते हैं कि जो वो समझ सके और उस डेटा का उपयोग अपने डिजाइन में कर सके. तो मैं कहूंगा वो स्मार्ट डिजाइन नहीं, वो सस्टेनेबल डिजाइन है. बिल्कुल, बिकॉज आपने मुझे एक बार कहा था कि फाउंडेशन कितना डीप देना उस डिपेंड करता है कि कितना पानी का लेवल ऊपर है. एंड उस हिसाब से ऊपर जितना डीप फाउंडेशन जाएगा उतनी ऊपर बिल्डिंग बनेगी. सो आप ऐसा कोई एग्जांपल शेयर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू, because developers also will be watching our thing, तो with respect to developer के दिमाग में
में कि आपने एक बार उसको ये बताया और उसकी बिजनेस का लॉस होते होते या प्रॉफिट करवा दिया आपने? तो आप समझिए इन्वेस्टर की नजर से देखिए, किसी इन्वेस्टर ने अगर कोई डेवलपमेंट के अंदर 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टर चाहेगा कि बहुत साल तक वो उनका इन्वेस्टमेंट का उनको पेबैक मिले। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वहाँ फ्लड आ जाता है, बिल्डिंग के ऊपर नुकसान होता है या फिर उसका बिजनेस बंद हो जाता है तो पेबैक नहीं आता है, तो वो इन्वेस्टर के लिए थ्रेट है। बस ये थ्रेट को हम दूर करना जानते हैं। कैसे? हम ये बताएंगे कि उस जमीन पे कितना फ्लड आएगा, आएगा तो कब आएगा, कितने साल में कितना आएगा, तो उनकी जितनी भी बिल्डिंग्स है वो फ्लड लेवल से ऊपर रहेगी तो उनका जो इन्वेस्टमेंट वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट। सो यू गो थ्रू एंटायर टोपोग्राफी एंड बीनीथ इट एज वेल। एग्जैक्टली। सेम टाइम अगर मैं एग्जांपल बताऊं, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दैट इज अ वाटर इंटेंसिव बिजनेस, उसको पानी चाहिए। अगर सोचिए कि वो जमीन के अंदर पानी ही नहीं है तो क्या वो पर्टिकुलर बिजनेस का वहां होना वाजिब है? नहीं है, क्योंकि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना हाई जाएगा कि उनको आज नहीं तो कल वो पेबैक नहीं मिलने वाला। आपको लगता है जब गवर्नमेंट ऐसा GIDC या ऐसा इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप करती है तो ये सब चीजें ध्यान में रखती है? तो ये बात अभी कुछ सालों से सरकार ये देख रही है, क्योंकि सरकार ने हमको ही अपॉइंट किया है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। पहले नहीं देखती थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों में सरकार भी काफी एक्टिव हो गई है। वो भी सैटेलाइट्स के डेटास वगैरह देखते हैं और उसके हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। लेकिन ये शुरुआत है, लेकिन हम जानते हैं कि सस्टेनेबिलिटी थ्रू टेक्नोलॉजी वो फ्यूचर है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डेटा हम जनरेट करते हैं, और जितने भी आर्किटेक्ट्स है, अर्बन प्लानर्स, डेवलपर्स है, वो इन सबका उपयोग करते हैं। काफी गुजरात के डेवलपर्स अभी हमारे पास आते हैं काम करने के लिए, जिनके लिए हम पान इंडिया काम करते हैं। सो आपके पास डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस, अच्छा, हाउ डज इंश्योरेंस कंपनी कम इनटू इट? तो द फ्लड इंश्योरेंस कंपनी वो क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेयरहाउस है, वेयरहाउस में मिलियंस ऑफ रुपीस का इन्वेंट्री है। अभी आप सोचिए कि फ्लड आएगा, वेयरहाउस के अंदर जाएगा तो उसमें जो भी सामान पड़ा है वो सामान एकदम उसका कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि सब खराब हो जाएगा। अभी वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी है, वो ये देखती है कि क्या ऐसे वेयरहाउसेस फ्लड लेवल से ऊपर बने हुए हैं, नीचे बने हुए हैं। अगर वो फ्लड लेवल से ऊपर बने हुए हैं ऐसे बिल्डिंग, तो उसके लिए प्रीमियम कम होगा, इंश्योरेंस की अमाउंट कम होगी। लेकिन अगर नीचे होगी तो शायद वो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो लॉस, तो फ्लड इंश्योरेंस कंपनी उसकी इंश्योरेंस ज्यादा आएगी या प्रीमियम ज्यादा आएंगे, तो वो हमको हायर करते हैं और हम उनको एक साइंटिफिकली कैलकुलेटेड फ्लड लेवल हम देते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम फ्लड प्रिडिक्ट करते हैं या फिर हम फ्लड एनालाइज करते हैं। कितना एक्यूरेसी होता है आपका डेटा का, इंटरप्रिटेशन का? अभी तक का जो भी हमने हमारे स्टडी का वैलिडेशन किया, आई थिंक 25 इयर्स तक तो हमने वैलिडेट करके रखा है, और हम बता सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं कि वो सच है। ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ जब आपने कहा कि ये होगा और सामने माना नहीं, उन्होंने रोकेरा? हाँ, हुआ है। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन एक डेवलपर है यहाँ पर, हमने उनको बताया था कि यहाँ से बहुत बड़ी स्ट्रीम जा रही है, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने दीवार बना दी। लेकिन जब बारिश हुई, बहुत ज्यादा फ्लड आया, तो वो कंपाउंड वॉल तोड़ के फ्लड जब अंदर आया तो उनका बना बनाया जो भी डेवलपमेंट, ग्रास वगैरह सब डैमेज हो गया। तो आई थिंक काफी नुकसान हुआ उनका। तो ऐसे भी केस है जो कान पकड़े कि नहीं उन्होंने? नहीं, कान पकड़े। उसके बाद से उन्होंने उनकी जो भी डेवलपमेंट है वो पूरा हमारे साथ रह के ही डिसाइड किया, और अभी तक वो हमारे साथ है। आई थिंक इसको हम ऐसा बोलेंगे कि हम जो ये काम शुरू किया है, इसकी शुरुआत हमने की है, एटलीस्ट गुजरात में। पहले ये अप्रोच फ्लड कंसल्टेंट नाम नहीं सुना होगा बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये कुछ नया एक है। तो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ रहा है, पहले नहीं था अवेयरनेस, ऐसे हमारे जैसे कंसल्टेंट नहीं थे। आप धरती पे भी काम करते हो, ये तो पानी की बात है, आप धरती पे भी काम करते हो, आप लोगों को वो भी बताते हो कि कौन सी लैंड खरीदनी है बेस्ड ऑन उसके आसपास क्या है। आपने मुझे कुछ किस्सा सुनाया था, आई वुड लाइक यू टू शेयर विद एवरीवन। परफेक्टली, यस। तो अभी रिसेंट एक किस्सा है, अलीबाग में कुछ एक जमीन का डील चल रहा था। तो जो जमीन खरीदने जा रहे थे, उनका डील होने के 1-2 दिन पहले हमारे पास फोन आया। हमने उनको बोला अभी डील मत करो, आप पैसे मत दो, उनको थोड़ा संभाल के रखो। इन दैट ड्यू कोर्स हमने पूरे मैप्स बनाए वो जमीन के, तो जमीन का स्लोप कितना है, जमीन में पानी है कि नहीं, जमीन में डेवलपमेंट होगा कि नहीं।
और सेम टाइम वो जमीन जो है फॉरेस्ट लैंड के अंदर फॉल होती है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें आ सकती है और 15-20 एकड़ आप घूमने तो जा नहीं सकते हो। तो हम जो सैटेलाइट के जो इमेजेस है जिसको हम रिमोट सेंसिंग मैप्स बोलते हैं, वो रिमोट सेंसिंग मैप्स के का यूज करके हमने उनको बताया कि उनकी जमीन के अंदर कम से कम 10 से 15 मीटर तक फॉरेस्ट लैंड है। तो जब उन्होंने फाइनली गए डील करने के लिए, तब उनको पता लगा कि ये इलीगलिटीज भी है, तब वो डील कैंसिल हो गई। एंड वो क्लाइंट है, वो हमको काफी अभी फोन करके हमको हमारा धन्यवाद करते हैं, हमने उनके काफी पैसे बचा लिए। सो एक ऑन द कंक्लूडिंग नोट एक बात पूछना चाहूंगी, स्पेशली ऑडियंस को काम आएगा, वो बात है इस टाइप का काम करना है तो यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ कोर्स दे शुड परस्यू? बिकॉज वेरी फ्रैंकली जब मैं बीएससी करे तो बीएससी जियोलॉजी में वही लोग घुसते थे जिसके पास कुछ और काम नहीं होता था। तो what would you like to, how would you like people to inspire to take up, because this is the work of the future? So I think technology and specifically the GIS is going to be the future. हमारे घर के जो पिन कोड नंबर्स है वो भी घर के नंबर हमारे बनने वाले थ्रू GIS और मॉनिटर होने वाले। So data scientists and the GIS, I think the combination of these two particular verticals are going to work very well in future for the new generation. And what new avenues do you see in your own field apart from what you're doing? कुछ नया? Sustainability is a big thing, but sustainability वो जो टर्म है वो काफी एक वेग टर्म में लोग यूज करते हैं। कुछ लोग तो सस्टेनेबिलिटी को सस्टेनेबल बिजनेस के तौर पे मानते हैं। तो आई थिंक वो सबकी अलग अलग एक भ्रमना है, मिथ्या है। आप जुक्तिक रग पर हाथ मत रखिए ये चीज मैं सालों से कर रही हूँ। तो सस्टेनेबिलिटी वर्ड नहीं बोल के हम सुनेंगे कि हम अपना जीवन कैसे एक सिंपल तरीके से हम जी पाए और उसके लिए हम अपने लिए क्या करते हैं। आई थिंक उससे ज्यादा हमको नहीं देखना। सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में जब कोई भी डिसीजंस करो, whether buying the property or buying the house or even developing the house, land को आप कैसे यूज कर रहे हो, एयर को कैसे यूज कर रहे हो, वाटर को यूज कैसे कर रहे हो, वो सारे decisions have to be 360-degree evaluation decisions so that we are not interfering in the natural flow of our nature। जो है वो है, उसके आसपास हम डेवलप करें, आसपास हम उस बात को समझें। और जब ऐसा कोई डिसीजन है तो आई थिंक everyone should be consulting our I can say social engineer, Mr. Tejas Joshi. Thank you so much. Thank you, man. Thank you.